आप सभी का टीएनपी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं जूही सिंह और शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे नितिन नवीन की, जिन्होंने यूपी में जीत का दावा किया है। और दूसरी खबर में बात होगी अयोध्या चढ़ावा चोरी के गुनहगारों से पूछताछ को लेकर। और तीसरी खबर में बात करेंगे प्रशांत किशोर की, जो बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ अगर चौथी खबर की बात करें तो मुंबई में हो रही भारी बारिश की। और पांचवी खबर में बात होगी रायपुर की, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म का नजारा झरना जैसा दिख रहा है। तो लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने मिलकर काम किया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने सेवा भाव से जनता के लिए काम किया है। नितिन नवीन ने भरोसा जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत के साथ सरकार बनाएगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में, और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है। और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन सिंह, ब्यूरो चीफ यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए, अगर हम बात करें नितिन नवीन का ये दौरा बेहद अहम, अगर चुनाव के लिहाज से देखें और भी ज्यादा जो है ये सुर्खियों में बने रहने वाली खबर है। अब अगर इस वक्त अगर हम बात करें और क्या कुछ जानकारी अपडेट नितिन नवीन को लेकर? देखिए, नितिन नवीन का 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो इस वक्त चल रहा है और आज दूसरा दिन है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अब से थोड़ी देर पहले वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर गए थे। वहां पर बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर्स थे वो मौजूद थे, एनडीए सहयोगी दल के लीडर्स मौजूद थे और सबसे चर्चा हुई 2027 के चुनाव को लेकर के। और इसके बाद नितिन नवीन जो है वो अटल प्रेरणा स्थल पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे, बीजेपी के जितने सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं वो सब वहां पर मौजूद थे। और कार्यकर्ताओं को और नेताओं विधायक को कहीं ना कहीं ये मूल मंत्र देते हुए वो नजर आए कि कैसे 27 के चुनाव को लेकर के तैयारी करनी है, क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे 27 के चुनाव को लेकर के। और जो जातिगत समीकरण है उस समीकरण को साधने के साथ साथ जाति के आधार पर जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उस जनता को कैसे अपने पाले में तिरपे उतारना है, ये सारी जो गुणा गणित है वो गिराने की कोशिश की जा रही है। और उसमें काफी हद तक नितिन नवीन का ये जो दौरा है ये यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम साबित हो रहा है। बिल्कुल नितिन, देखिए, अगर बात करते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई तो कई सारी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं पार्टी की उनसे जुड़ी और उनके कार्यनिष्ठा भाव को देखते हुए जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उस दौरान अगर हम देखें, बंगाल चुनाव था और वहां उनकी जो रणनीतियां हैं इससे जोड़कर देखा गया और काफी हद तक रंग भी लाई। लेकिन जब बात यूपी की हो तो क्या, क्योंकि बंगाल से यहाँ के समीकरण अलग है, अब नितिन नवीन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ किस तरीके का प्रभाव होगा? देखिए, नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो नितिन नवीन उत्तर प्रदेश से पहले ही जुड़े रहे हैं। अगर इसके पहले का विधानसभा चुनाव हम उत्तर प्रदेश का देखें तो उस दौरान भी, जो कि 2022 का था, या फिर 2022 के पहले के चुनाव को देखें, जब स्वाति सिंह यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री रही थी और स्वाति सिंह जब अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो उस दौरान उनके बूथ को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधे पे ही रखी गई थी और उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को संभाला था। बताया जा रहा था कि उस दौरान 2 कमरे का एक कार्यालय था स्वाति सिंह का, और उस कार्यालय में बैठ करके स्वाति सिंह जिस विधानसभा से जीत के आई थी, सरोजनी नगर विधानसभा, उस विधानसभा को लेकर के वहां पर क्या उसका फीडबैक है, क्या रणनीति है, ये सारी रणनीतियों को तय करते थे नितिन नवीन वहां पर बैठ करके उस 2 कमरे के कार्यालय में। तो साफ तौर पर हमेशा से ही जमीन से जुड़े रहे हैं और कल भी उन्होंने ये बात कही है कि जो भी नेता प्रवास नहीं करना चाहता वो अपने पद से ही त्याग पत्र दे दे। तो कुल मिलाकर के जनता के बीच रहना, जनता की बातों को सुनना, समझना, समीकरण साधना, ये सारा जो प्रयास है नितिन नवीन की तरफ से उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है और यही बातें जो है वो कार्यकर्ताओं को बताई जा रही है। बिल्कुल, पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं नितिन, कहीं ना कहीं जो कमी आई थी और उसको देखते हुए बताया जा रहा है कि यह दौरा बेहद अहम है, जहां वो जुड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे,
जहां भी खामियां रह गई है उसको लेकर मंथन भी किया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में देखें कार्यकर्ताओं में इसको लेकर कितना उत्साह। देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप का नेतृत्व कर रहे हैं नितिन नबीन। उस लीडरशिप को मंथन उसका कर रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें तो कल सांसदों विधायकों के साथ बैठक की, उसके बाद एनडीए के सहयोगी जो दल हैं उनके साथ बैठक उन्होंने करी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी बैठक रही है। तो कुल मिलाकर के जो नेतृत्व करने वाले चेहरे हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव जीता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, विधान परिषद के सदस्य हो गए हों या कोई अहम जिम्मेदारी यूपी बीजेपी में वो संभाल रहे हो संगठन की, उन सारे चेहरों के साथ इनकी बैठक चल रही है। तो जाहिर सी बात है, जब वो लीडरशिप को आप टच करोगे तो उस लीडरशिप से जुड़ा हुआ जो आम कार्यकर्ता है उसके अंदर भी एक जोश आता है और वो कार्यकर्ता गली गली जा करके बूथ को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो नितिन नबीन का प्रयास यही है कि जो लीडरशिप है उस लीडरशिप को पकड़ा जाए, उस लीडरशिप को समझा जाए, बताया जाए और उसके बाद जनता के बीच में जो वोट की संख्या है बीजेपी की, वो बढ़ाने की कोशिश की जाए। ठीक है, देखिए अगर हम सभी जातियों को साधने की बात करें, क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों की बात करें वहां बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम तमाम को लेकर कहीं ना कहीं तरह तरह की चर्चाएं आई। हालांकि आधिकारिक रूप से जरूर पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन अब इन चीजों को साधने की रणनीति किस तरह की होगी, क्योंकि इस बार अगर हम चुनाव को देखें और भी ज्यादा जोर शोर की होने जा रही है। अब बिल्कुल साफ तौर पर, और इस बार थोड़ी सी कठिनाई भी बीजेपी के सामने है, क्योंकि 2 बार का टेन्योर उनका हो चुका है, 10 साल लगातार। अब एक और साल जीतना ये काफी अहम, अगर बीजेपी इसको जीतती है तो ये नया कीर्तिमान उसके लिए होगा। उत्तर प्रदेश में आज तक कोई भी 2 बार लगातार नहीं जीता था, चाहे मुलायम सिंह हो, मायावती हो, कोई भी 2 बार लगातार नहीं जीता था। योगी आदित्यनाथ 2 बार लगातार जीत करके उन्होंने एक नया कीर्तिमान तो बनाया ही था। अब तीसरी बार की तैयारी में भी वो लगे हुए हैं और कुल मिलाकर के ये जो तैयारी है ये साफ तौर पर चीज पर फोकस करती है कि कैसे समाजवादी पार्टी के गुणा गणित को तोड़ना है। जो उनका पीडीए का फॉर्मूला है, पीडीए के फॉर्मूले को उसमें सेंध लगानी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने काफी हद तक डेंट पहुंचाया था भारतीय जनता पार्टी को। अब विधानसभा चुनाव में उस डेंट से कैसे बचना है और क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त बैकफुट पर है। अगर हम राम मंदिर का मुद्दा ले लें, हम यूजीसी का मुद्दा ले लें, इस तरह के जो मुद्दे हैं इसमें बीजेपी काफी हद तक पीछे है। अब उन चीजों से निकलना, उभरना और जनता के बीच जाना, उसके एक नई रणनीति बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। और राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से अयोध्या पुलिस जेल के इंट्रोगेशन रूम में अलग अलग पूछताछ कर रही है। और इसके साथ ही अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे चोरी मामले को लेकर विवाद और बयानबाजी जारी है। और सनातन रक्षक संघ ने चंपत राय का समर्थन करते हुए कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है। संगठन ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं आम लोगों ने कहा कि चोरी के दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच पारदर्शी होनी चाहिए। मामला अभी जांच में है और सभी की नजर अंतिम रिपोर्ट और कार्रवाई पर टिकी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से अंकुर पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, देखिए लगातार हम देखें कई दिन बीत चुके हैं, जांच पड़ताल के जो समय है वो भी बढ़े, अब अलग अलग जो जांच पड़ताल है और पूछताछ की जा रही है आरोपियों से, क्या जानकारी? ये देखिए, बिल्कुल लगातार जो है अयोध्या पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसी बीच अयोध्या के साधु संत महंत और तमाम व्यापारी वर्ग के लोग बैठक भी कर रहे हैं। तो कहीं चंपत राय के खिलाफ तो कहीं चंपत राय के पक्ष में ये बैठक हो रही है और तमाम बात अयोध्या के आने वाले श्रद्धालु, आम जनता, तमाम लोग कह रहे हैं। और आज अपराधियों से जो ये जिला कारागार में बंद है, इनसे पूछताछ की गई। अयोध्या के जो विवेचक है इस मुकदमे के और क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने उनकी पूछताछ की है और तमाम बातें उसमें सामने आई है। और आपको तस्वीरों में दिखा दे, व्यापार मंडल ने आज जो है राम मंदिर मुद्दे पर एक अहम बैठक की है। लाइव तस्वीरें हैं, अयोध्या से अहम बैठक की है व्यापार मंडल ने। व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है पंकज गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई है। और जो व्यापारी वर्ग है, बातचीत करेंगे। आप लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कैसे देखते हैं चढ़ावा चोरी हो, भारी मात्रा में वह लोग जेल गए और चंपत राय पर लोग कह रहे हैं गाज गिरना। ये जो राम मंदिर की दान चोरी का जो हुआ है ये बहुत गलत है, इतना गलत है। अयोध्या काफी चर्चाओं में रहा है, लेकिन इस समय जो अच्छे चर्चा में रहा है, इस समय जो दान चोरी के बाद से जो चर्चा हो रही है, गलत चर्चा हो रही है।
यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जनमानस, यहाँ के अयोध्या का रहने वाले निवासी काफी सशंकित है, आशंकित है कि अयोध्या फिर पुरानी जैसी अयोध्या न बस जाए। यहाँ पर जो दान चोरी जो जिसने भी किया है, जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे प्रशासन से, हमारी कोर्ट के माध्यम से निवेदन है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हमारी इस बार एसोसिएशन को भी धन्यवाद दिया जाता है जिन्होंने इन अभियुक्तों को पैरवी न करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस धन्यवाद के पारित है हमारे पत्रकार बंधु जो जिनकी सजगता से ये मामले को उजागर हुआ है। धन्यवाद के पारित है हमारी यहाँ की जनता जो काफी सह के इस पीड़ा को सह के आज हम लोग ऊपरे, काफी दिनों से ये चल रहा था मामला। चंपत राय पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, नंदलाल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद, कैसे देखते हैं? चंपत राय पे जो सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, जब तक एसआईटी की जांच सामने नहीं आ सकती है हम लोग उनको अपराधी नहीं मानते। हम लोग व्यक्तिगत जानते हैं कि चंपत राय जी एक हट्टी जीवन जीते हैं, अभी तक उनके यहाँ से कोई भी रुपया, पैसा, सोना चांदी बरामद नहीं हुआ। जब तक साबित न हो जाए चंपत राय जी निर्दोष है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? बार एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोला, लेकिन क्या कहें? बार एसोसिएशन भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरीके से अपना बताया और एसआईटी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम बताएंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? आप भी व्यापार मंडल को बैठक में संबोधित हैं। चंपत राय जी मंदिर आंदोलन से कम से कम 30 साल से जुड़े हैं और आप देखिए मंदिर बनाने में उनका बड़ी अच्छी भूमिका रही, जानते हैं। तब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आएगी हम चंपत राय को तमाम व्यापारी हम चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे विनोद जी हैं, कैसे देखते हैं? बड़े व्यापारी के तमाम बिल्कुल अंकुर, उनसे ये भी जानने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही, क्या वो इससे खुश हैं? जिस तरीके से ये जो जांच की जा रही है, एसआईटी की जांच को अयोध्या पुलिस ने, तो उससे आप लोग संतुष्ट हैं? लेकिन जो कलंक राय को ऊपर लग रहा था से कलंक एक के ऊपर नहीं लगना है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे जो हमारे साथ भूल हुई है और जो मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया उसमें चंपत राय जी को पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए, जिसमें उनका लगातार विपक्ष बात कर रहा है, उनकी इस्तीफे की मांग कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर मेरे घर में चोरी होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? जैसे अगर मैं गार्जियन हूँ घर का, तो जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले कहा उनको एसआईटी की जांच और एसआईटी की जांच में सहयोग करना चाहिए, जिसमें उनका कलंक हो। जो वार हो रहा है विपक्ष के लगातार, उस पर क्या कहना है आपका? और जो अब किस तरीके जो जांच हो रही है, विपक्ष उस पर भी सवाल उठा रहा है, एसआईटी पर सवाल उठा रहा है। चंपत राय का इस्तीफा वही गया है, लेकिन अब उनको क्या है, उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए। जब तक एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच का ही परिणाम है जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं आज जेल में। एसआईटी की जांच का ही परिणाम है जो काफी चीजें सामने आ रही है। हम सिर्फ इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सिर्फ चंपत राय जी को ही उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है जब तक एसआईटी रिपोर्ट पे, और किसी को नहीं, चाहे वो गोपाल राव हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे जो भी हो, हम लोग किसी तमाम देखिए व्यापारी वर्ग के लोग हैं और व्यापार मंडल की बैठक हुई है और इसमें तमाम बातें सामने आई है। फिलहाल लेकिन अंकुर सवाल ये भी हो जाता है क्योंकि देखिए कई लोग इसके पक्ष में हैं और कई लोग इसको लेकर अपनी असहमति भी जता रहे हैं, तो क्या अब ये मामला और उलझता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है? ये देखिए बिल्कुल मामला अब उलझता हुआ यूं नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो है तमाम ये जो बातें सामने आ रही हैं, एसआईटी पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अयोध्या के तमाम वर्ग हैं वो एक तरफ चंपत राय की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। अभी कल ही हमने तस्वीरें देखी, आज हमने तस्वीरें देखी, साधु संत महंतों ने चंपत राय के पक्ष में मोर्चा खोला है। तो कहीं ना कहीं ये मामला अब जो है वो कल एक बड़ी बैठक होनी है ट्रस्ट की बैठक में जो ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे, उसके बाद आखिरी निर्णय लिया जाएगा होता क्या है। और कल के लिए भी एक बड़ा दिन होगा और जो कोषाध्यक्ष है, यानी कि तब देखना होगा कि और क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात बिहार की, जहां बांकीपुर विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ेंगे और इस बात का ऐलान जनसुराज की ओर से किया गया है। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी से राज्य में नई तरह के राजनीति की शुरुआत के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि ये सीट किसी भी एक का गढ़
नहीं है बल्कि बिहार की जनता का है और यहाँ बदलाव की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो इस नई राजनीतिक सोच और बदलाव का प्रतिनिधित्व करता हो। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन विधायक थे। उनके इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई और ऐसे में ये सीट बिहार में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए काफी अहम है। किसी का गढ़ नहीं है, बिहार के लोगों का गढ़ है। किसी दल का गढ़ नहीं है, बिहार के लोगों का गढ़ है। हम लोग विधानसभा की चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत की चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार के बांकीपुर के मतदाताओं के कंधों पर बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करने की जिम्मेवारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय शेखर सिंह हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शेखर, देखिए लगातार अगर हम देखें जनसुराज की तरफ से पिछले कई महीनों से इस सीट को लेकर हमेशा टाल ठोक की जाती है, दावेदारी की जा रही है और अब खुद प्रशांत किशोर के लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है। क्या हलचल, क्या तस्वीरें? देखिए, अभी ये जो उपचुनाव है बांकीपुर का काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। आज प्रशांत किशोर ने खुद वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। तेज प्रताप की पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। अब रहा बीजेपी और ग्रैंड अलायंस। अब देखते हैं कि इन लोगों का दाव क्या होगा। बीजेपी ने भी अभी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है और अभी तक आरजेडी हो या ग्रैंड अलायंस जिसको कह सकते हैं वहां से कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि आज प्रशांत किशोर ने जैसी घोषणा की चुनाव लड़ने से वहां से वो खुद लड़ेंगे। ये काफी रोचक हो गया चुनाव वहां का। जी। लेकिन ना विजय शेखर, अगर प्रशांत किशोर की बात करें, एक रणनीतिकार के तौर पर जरूर उन्हें सबसे अलग माना जाता है, लेकिन बतौर नेता क्या उन्हें वही जो है प्यार और बहुमत मिल पाएगा? क्योंकि पिछली दफा भी जब उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया और जब कई सीटों पर पार्टी लड़ी तो वोट प्रतिशत क्या आए थे ये हम सभी ने देखा था। लेकिन इस बार अगर हम बात करें, क्या जमीन पर क्या कुछ हलचल इस दौरान जब बांकीपुर सीट खाली है और प्रशांत किशोर मैदान में है, वो भी गढ़ बीजेपी का? देखिए, ये काफी आश्चर्यजनक हुआ कि प्रशांत किशोर ने खुद अपने चुनाव यहाँ से खुद के लड़ने की घोषणा की, क्योंकि बहुत दिन से कयास लगाए जा रहे थे। पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उनकी लग रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े। लेकिन अचानक ये घोषणा करना कि मैं खुद वहां चुनाव लड़ूंगा, ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये देखना होगा कि बीजेपी क्या कदम उठाती है और जो ग्रैंड अलायंस है, आरजेडी हो या कांग्रेस जो भी हो, क्या कदम उठाती है। लेकिन जो बांकीपुर का उपचुनाव है आज उनकी घोषणा के बाद काफी इंटरेस्टिंग हो गया और काफी रोचक हो गया है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी जहां भी जाती है अगर पैर जमा लिए तो वहां पूरी कोशिश करती है कि वो अपना कब्जा जो है वो बनाए रखे। और ऐसे में अब इस सीट को लेकर बहुत ही कहीं ना कहीं मुकाबला जबरदस्त होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय शेखर तमाम जानकारी के लिए। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पिछले कई घंटों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात धीमा पड़ गया है, जबकि कई स्थानों पर लंबा जाम भी देखने को मिला। लगातार बारिश का असर स्थानीय रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। कुछ रूटों पर ट्रेनें देरी से चल रही है, जिससे दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं कई जगहों पर बस सेवाएं भी प्रभावित हुई है। नगर निगम की टीमें जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने और यातायात को सुचारू बनाए रखने में जुटी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और जल भराव वाले क्षेत्रों से बचकर ही रहें। इसके साथ ही समुद्र में ऊंची लहरों की संभावना को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। और वहीं रायपुर में हल्की बारिश ने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टीन शेड से कई जगह पानी टपकने लगा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ देर की बारिश में ही प्लेटफॉर्म पर पानी भरने जैसी स्थिति बन गई और यात्री भीगते हुए ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। वहीं स्टेशन पर जल निकासी और रखरखाव व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे। और ये वो तस्वीरें
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमर सदाना हमारे साथ स्टेट एड छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमर, देखिए मानसून अभी दस्तक ही दी कि जो हालात है वो बद से बदतर। अब रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें जहां टीन शेड टपकते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर मानसून की जो शुरुआती बारिश नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जो सड़क है उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन है, उनकी दावों की जो तैयारी है, जिस तरह से उनकी पोल खोल कर रख दी है। क्योंकि देखिए भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, पर बारिश के बाद जो रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उस पे यात्रियों के लिए जो भारी आफत है वो आन पड़ी है। क्योंकि देखिए रेलवे स्टेशन के जो मुख्य शेड है वहां पर इस कदर जो है रिसकर पानी बह रहा है, मानो रेलवे स्टेशन की छत से कोई प्राकृतिक झरना फूट रहा हो। देखिए इसको लेकर रेलवे स्टेशन ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि हमने जो है इसकी ग्राउंड पड़ताल की थी और देखा था तो प्लेट नंबर 1 के जो शेड के जो ज्वाइंट है वो खुल गए थे, जिसकी वजह से ही शेड से पानी जो है मोटी धार की तरह नीचे गिर रहा था, जिसकी वजह से जो यात्री हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शेड के जो नीचे बैठे यात्री हैं उनको अपनी जगह छोड़कर जो है अन्य इधर उधर भागना पड़ा और जो है हड़बड़ाहट में कई यात्रियों की कीमती सामान भी जो है खाने पीने की चीज भी पानी में भीग गई है। और भीड़ भाड़ वाले इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो छोटे बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों को करनी पड़ी है। देखिए ट्रेन में अमर, जो बड़े चढ़ना हैरत की बात है। उतरना देखिए हम कहीं बूंदों बांदी में अगर जरूर टपकते हुए छतों को देखते हैं, लेकिन यहाँ तो झरने की तस्वीर दिखाई दे रही है रेलवे स्टेशन पर, जहां हजारों की तादाद में लोग रोजाना आवाजाही करते हैं। सवाल ये है कि इतनी सुख सुविधाएं और जो सरकारी फंडिंग दी जाती है, बावजूद इसकी तस्वीरें रेलवे स्टेशन की ये दिखाई दे रही। निश्चित तौर पे देखिए ये हाईटेक जो है रेलवे स्टेशन है। भारत के जो अमृत मिशन योजना के तहत जो रेलवे स्टेशन 72 रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ में जो बनाए गए हैं हाईटेक तरीके से, उसमें से राजधानी के मुख्य रेलवे स्टेशन हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर होते नजर आ रही है। क्योंकि ट्रेन में चढ़ना उतरना और जो बना बड़ी चुनौती बन गई है। सेट के लगातार गिरने और पानी और खराब ड्रेनेज के कारण जो पूरे प्लेटफॉर्म पर पानी भर गया है और जिससे जो वहाँ जो भीषण फिसलन की जो स्थिति है वो बन गई है। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो बोगियों से उतरने और चढ़ने वाले जो यात्री हैं उनके बीच अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आसपास के पूरे इलाकों में जो है पानी भर गया है, जिसकी वजह से ट्रेनों में भी जो है आने जाने की जो स्थिति है उसमें भी रुकावट और समय में फेरबदल किया गया। हालांकि देखिए मानसून से पहले जो वाटर प्रूफिंग और ड्रेनेज की जो सप्लाई का दावा करती है रेल प्रशासन, उसकी जो है बारिश में बैकफुट पर नजर आ रहा है और पोल खुलती नजर आ रही है। जो बहुत बहुत शुक्रिया अमर तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।